उन दिनों हम अपने आबाई गांव दीपालपुर में रहा करते थे और हमारे पड़ोस में ज़हूर अहमद रहते थे, जिनकी एक बेटी की शादी की वजह से उसकी दादी ने उसका नाम सादिया रख दिया था। वो मेरी क्लास फेलो थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। वो किसी को खातर में नहीं लाती थी। उसका ये गरूर किसी को नहीं भाता था, मगर उसको एहसास भी ना था कि वो कितनी मगरूर हो गई है। वो 4 बहनें थीं। बाजी की शादी हो गई थी और अब सादिया का ही नंबर था। माँ उसकी शादी की कोशिशों में लगी रहती थी, लेकिन बाप सख्त आदमी था, इसलिए लोग रिश्ता ले जाने से भी डरते थे। अगरचे वो भी सादिया के फ़र्ज से जल्दी ही सबक को दोष होना चाहते थे, मगर कोई मकबूल रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। बलाखिर एक रिश्ता आया, लेकिन माँ बाप ने छोटी की शादी कर दी कि सादिया के लिए कोई और रिश्ता आ जाएगा, फिर शादी कर देंगे। ये शक्ल की अच्छी है, इसलिए रिश्ते आते रहेंगे। सादिया के घर के सामने किताबों की दुकान थी। उनके मकान के आगे भी दुकानें थीं। वो सुबह स्कूल जाती, मगर दुआ के वक़्त जब लड़कियां लाइन बनाकर असम्बली में जा रही होती, वो गायब हो जाती। 1-2 बार मैंने पूछा भी कि तुम तो हमारे साथ स्कूल आई थी, फिर कहाँ गायब हो गई? तब उसने बहाना बना दिया। उसकी दोस्त अंसा थी, वो हमारी भी दोस्त थी। उसने हमें बताया कि ये एक लड़के से प्यार करने लगी है और उसके पीछे जाती है। उसका नाम एहसान था। वो हमारे घर के सामने ही रहता था। एक दिन मैंने सादिया से इस बारे में पूछ लिया तो वो अनजान बनने लगी। मैंने उसको समझाया कि ऐसा ना हो कि तुम बदनाम हो जाओ, तुम स्कूल से मत जाया करो। इस पर वो कहने लगी, तुमको कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी एहसान को नहीं जानती। स्कूल से जाना मेरा ज़ाती मामला है। इस जवाब के बाद बात करने की गुंजाइश नहीं रहती थी, लिहाजा मैं खामोश हो गई। टेस्ट शुरू हो गए तो मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि हम सबके सालाना इम्तिहान भी आने वाले थे। टेस्ट ख़त्म हुए तो हमें कुछ दिन के लिए फ्री कर दिया गया ताकि सालाना इम्तिहान की तैयारी कर सकें। कुछ लड़कियां स्कूल आ जाती थीं और कुछ घर पर ही तैयारी कर रही थी। किसी को किसी का पता ना था। जब रोल नंबर स्लिप आई तो हम सब लड़कियां स्कूल आईं, मगर सादिया नहीं आई। अंसा उसके घर के सामने ही रहती थी। मैंने उसे पूछा कि सादिया अपनी रोल नंबर स्लिप लेने नहीं आई, क्या इम्तिहान नहीं देगी? वो बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है? वो तो इस शहर में ही नहीं है। फिर उसने हम सबको बता दिया कि उसके घर के सामने एहसान रहता था। उसका मोबाइल चोरी हो गया। इस वजह से वो अपनी दुकान पर सोने लगा कि और चीज़ें न चोरी हो जाएं। सादिया एक रात उससे मिलने दुकान पर चली गई। मोहल्ले की किसी आदमी ने उसे दुकान में दाखिल होते हुए देख लिया। ये रात के 12 बजे का वक़्त था। इस बदबख्त शख्स ने जल्दी से दुकान का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और सब मोहल्ले वालों को जमा करके ताला खोल कर दिखा दिया कि देखो, दोनों लड़की और लड़का अंदर हैं, आओ इन्हें पकड़ लो। कुछ लोगों ने कहा कि इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मगर कुछ लोग इन दोनों घरानों को अच्छी तरह जानते थे, लिहाजा उन्होंने बात पुलिस तक ना जाने दी कि बदनाम करने से क्या फ़ायदा। ये बुरे हैं तो क्या हुआ, शरीफों की औलाद हैं। इन बेचारों को रुसवा करने से बात बहुत बढ़ जाएगी। लोग सादिया के बाप को बुला लाए। वो बेचारा तो शर्म के मारे मुंह ना उठा सकता था। हजूम के दरमियान में से जब वो अपनी बेटी को लेकर गया तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। उसकी इज्जत 2 कौड़ी की ना रही। वो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा था। मगर कुछ लोग दर्दमंद दिल भी रखते थे। वो लड़की के बाप के साथ घर तक आए और जब बाप ने लड़की को मारने की कोशिश की तो उन्होंने दरमियान में पड़कर उसका बचाव करवा दिया। उन्होंने बाप को सलाह दी कि अब लड़की को घर मत रखो, लिहाजा सादिया को उसके नाना के घर भेज दिया गया। हमने मैट्रिक के पेपर दिए तो सुकून मिला। एक दिन मैं और अम्मी पड़ोसन के घर गए तो पता चला कि सादिया अपने नाना के घर से भी चली गई थी और अब वहाँ के दारुल मान में है। दारुल मान वालों ने उसके वालिदैन से राब्ता किया, मगर घर वालों ने कह दिया कि इसको अपने पास ही रखें, हमारा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं।
सादिया दारुल ईमान में खुदा जाने किस हालत में थी। जब से मोहल्ले में ये वाक़या हुआ, काफ़ी लड़कियों के वालिदैन डर गए और लड़कियों के मामले में पहले से ज़्यादा मुहतात हो गए। खुद मेरी वालदा जो पहले हमें सहेलियों के घर जाने से नहीं रोकती थी, अब कहीं जाने नहीं देती थी, क्योंकि बेटी ज़माना ख़राब है। तुमने देखा नहीं सादिया का क्या हाल हुआ है। घर में रहोगी तो महफूज रहोगी, बाहर घूमने फिरने से लड़कियों का घर में रहना ज़्यादा अच्छा है। भला हो सादिया तेरा, हमें तो बिल्कुल कैद नागहानी हो गई। खैर वक़्त गुज़रता गया, हमने तालीम मुकम्मल कर ली, हम बहनों की शादियां हो गईं। मेरे मियाँ हवाई कंपनी में थे, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। कभी कभी मैं सोचती थी वो अब भी वहाँ है या कुदरत ने उसके लिए कोई अच्छा फ़ैसला कर दिया है। अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले इंसान खुद करता है तो कुछ खुदा ने अपने हाथ में रखे हैं, और खुदा के फ़ैसले तो बेहतरीन होते हैं। जब उसके बंदे गलतियां करते हैं और वो भी नासमझी में, तो ज़माना उनको सज़ा देता है। माँ बाप खफा होते हैं, कुछ माँ बाप माफ़ कर देते हैं, मगर कुछ वालिदैन माफ़ नहीं करते, ख़ास तौर पर बेटियों को। जब वो घर से भाग जाएं या किसी सबब उनकी और ख़ानदान की बदनामी हो जाए, तो उन्हें या तो दारुल ईमान में पनाह लेनी पड़ती है या फिर वो जालिम ज़माने के हाथों मज़ीद दुख सहती रहती हैं। बेटियों से नासमझी में अगर कोई गलती हो जाए तो बेहतर होगा कि वालिदैन उनको माफ़ कर दें और दरबदर होने के लिए ना छोड़ें। खुदा का शुक्र है कि हुकूमत ने ऐसी मजबूर लड़कियों और ख़वातीन के लिए दारुल ईमान बनाए हैं ताकि ये बेसहारा वहाँ पर पनाह ले लें और मज़ीद दरबदर होने से बच जाएं। रिटायरमेंट के बाद मेरे शौहर ने फ़ैसला किया कि हम बैरूनी मुल्क चले जाएंगे ताकि वहाँ अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सकें। उन्होंने अपनी जायदाद बेची, तमाम जमा पूंजी इकट्ठी की और हम कनाडा आ गए। यहाँ की शोहरत लिए हमें 2 बरस हुए थे कि एक रोज़ शॉपिंग मॉल में मेरी मुलाकात अचानक सादिया से हो गई। वो पहले से ज़्यादा सीधी सादी नज़र आ रही थी। उसने मेकअप भी नहीं किया हुआ था। मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। वो तो वाकई अपनी नाम की तरह सादा थी। हम दोनों आगे बढ़ी और गर्म जोशी से एक दूसरे से मिली। मैंने पूछा, तुम यहाँ? हमने सुना था कि तुम दारुल ईमान में हो, तुम्हारा तो कोई पता ही ना रहा। वो बोली, ये सब उस खुदा का दिया हुआ है। अब्बा ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया तो दारुल ईमान के सिवा कहीं पनाह का नज़र ही नहीं आया। काफ़ी अरसा वहाँ रही। एक रोज़ इदारे की निगरान अफसर ने कहा कि हमने तुम्हारा एक अरसे तक मुशाहिदा किया है। तुम बहुत अच्छी और नेक लड़की हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी करवा दें, अगर तुम राज़ी हो तो। आखिर कब तक यहाँ रहोगी? इस वक्त एक रिश्ता मेरे पास मौजूद है, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, शादी की उम्र निकल जाए तो फिर बाकी ज़िंदगी तन्हा गुजारना मुश्किल हो जाता है। मैंने कुछ देर सोचा। अलवी साहब एक नहायत शरीफ और आला किरदार अफसर थे। मुझे इन पर एतबार था। एक बाप की तरह उन्हें दर्जा दिया हुआ था। मैंने फ़ैसला उन पर छोड़ दिया। उन्होंने अपने एक दोस्त के बेटे वकार से मेरी शादी करवा दी, जो कनाडा में रहते थे। इस तरह मैं यहाँ आ गई और अब सुकून की अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। वालिदैन ने माफ़ ना किया, लेकिन खुदा ने मुझे ज़रूर माफ़ कर दिया। उसने मेरे लिए अच्छा फ़ैसला किया। मैं यहाँ पर अपने खावंद के साथ बहुत खुश और मुतमईन हूँ।